स्वागत है बच्चों। मैं अनिल कुमार सिंह गौर, सहायक अध्यापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पचनेही बांदा। बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसको हम सामाजिक अध्ययन के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा उप विषय इतिहास अध्याय 4 वैदिक काल के अंतर्गत हम वैदिक काल प्रकरण का अध्ययन करेंगे। आज जो हमारे बच्चों चर्चा के बिंदु रहेंगे वो है वैदिक काल, चारे पानी की खोज, यहाँ पर बिंदु बच्चों लिख दिए बिंदु, आर्यों का भारत में आगमन और फैलाव, आर्यों की भाषा, पशुपालक आर्यों की बस्ती, आर्यों के जन्म, युद्ध और राजा, यज्ञ और वेद, राजा का चुनाव किस तरह से होता था, युद्ध के बाद कैसे सभा होती थी, वर्ण व्यवस्था क्या है और खेती का क्या महत्व था अब, और आश्रम व्यवस्था। आज इन बिंदुओं पर हम लोग बच्चों चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु जो हमारा शुरू होता है वैदिक काल। वैदिक काल कब से प्रारंभ होता है? पहला प्रश्न यही आता है बच्चों कि सन 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व देखा जाए तो इसका काल माना गया है। कितना? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये इसका कालखंड है बच्चों। सिंधु घाटी के नगर जब नष्ट हो गए तो उन नगरों के घर ढहकर मिट्टी के नीचे दब गए थे। इन स्थानों पर नए लोगों ने रहना प्रारंभ किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उन गांवों में किसान खेती करते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे और जो दूसरे कारीगर थे वो तांबे और कांसे की वस्तुएं बच्चों बनाते थे। धीरे धीरे इनके आसपास कुछ और लोग आकर के बसे जो अपने आप को आर्य कहते थे, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। इस शब्द का अर्थ है ये आर्य का। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य संभवतः काला सागर और कैस्पियन सागर के पास के जो मैदानों में वो लोग रहते थे, वहां से वो फैलते गए और नई नई जगह बसते गए। आर्य गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी आदि पशुओं को बच्चों पालते थे। उनके पास हजारों की संख्या में पालतू पशु होते थे। हम वैदिक काल को या वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों के अनुसार 2 कालों में विभाजित कर सकते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अगर हम ऋग्वैदिक काल का जो कालखंड देखें तो वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है वो है लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आपकी अगली हेडिंग है बच्चों चारे पानी की खोज। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि आर्यों के पास पालतू जानवरों की संख्या अधिक होने के कारण वे जहां चारा पानी मिल जाता वहीं बस जाते थे। जब चारा पानी कम पड़ने लगता तो कुछ लोग जानवरों को लेकर आगे निकल जाते थे। जहां चारा पानी मिलता वहां आर्य बस जाते थे। इस प्रकार आर्य कई समूहों में यहां आए और अपने पशुओं के साथ नई नई जगहों पर बसते गए। वे एक अनोखा जानवर, तेज दौड़ने वाला घोड़ा भी लाए थे। आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना व बुनना, घोड़े से रथ जोतना तथा लकड़ी की वस्तुएं बनाना आदि कार्य करते थे। लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदियों के किनारे आ बसे। जो हमारा पहला कालखंड है वो कब से? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का। ये अभी उस कालखंड की घटना है। यहाँ पर जितने भी आर्यों का निवास स्थान है वह ज्यादातर बच्चों नदियों के किनारे ही है। मैं आपको यहाँ पर एक मैप लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे
कि आर्यों का भारत में आगमन और फैलाव किस तरह से होता है। जैसे सप्त नदी, जिसमें सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती, इनके किनारे आर्य बसे। ब्रह्मावर्त यानी दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, यहाँ भी कोई ना कोई नदी है। ब्रह्मार्ष यानी गंगा जमुना का जो दोआब क्षेत्र है, यहाँ पर लोग बसे। आर्यावर्त यानी कि जो इन तीनों को यदि मिला दिया जाए, सप्त सैंधव, ब्रह्मावर्त, महर्षि और आर्यावर्त, ये तीनों मिलाने के बाद जो भाग बनता है वह बच्चों आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है, जो हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र है। आप यहाँ पर स्लाइड में मैप में देख सकते हैं बच्चों। इसके साथ साथ दक्षिण जो भाग है, दक्षिण पद, उसमें विंध्याचल पर्वत के जो नीचे दक्षिणी का जो क्षेत्र है दक्षिण का, वहां पर भी आर्यों का निवास स्थान रहा। हमारा जो अगला बिंदु है बच्चों, वो है आर्यों की भाषा। यह कहना कठिन है कि आर्य लोग एक ही नस्ल के थे, ये हमारे इतिहासकार मानते हैं बच्चों। वो ऐसा क्यों कहते हैं? कहते वो इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब भी ये अपने बदले हुए रूपों में यूरोप, ईरान व भारत में बोली जाती है। यह तथ्य इन भाषाओं को बोलने की ढंग की समानताओं पर आधारित है। जैसे स्लाइड में आप देखेंगे कि मैंने लगा रखा है संस्कृत, फारसी, लातिन और अंग्रेजी। जैसे संस्कृत में पितृ है, फारसी में इसको पिदर बोलते हैं, लातिन में पॉटर बोलते हैं और अंग्रेजी में फादर बोलते हैं। लगभग एक जैसे बच्चों यह शब्द हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि माँ के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, संस्कृत में मातृ और फारसी में मादर, लातिन में माटर और अंग्रेजी में बच्चों मदर शब्द। ये इनकी देखा जाए तो भाषा क्या थी इनकी? संस्कृत। हमारा बच्चों अगला बिंदु है पशुपालक आर्यों की बस्ती। इतिहासकारों का मानना है कि आर्य लोग जहां बसते थे वहां अपने कबीले के मुखिया के नाम से वंश चलाते थे, जिनमें प्रमुख वंश थे पुरु और अनु। क्या थे इनके वंश? पुरु और अनु। ये इनके जो दो प्रमुख वंश थे। अब ये किसके आधार पर पड़ा? जो है ये पड़ा मुखिया के नाम के आधार पर। आर्यों ने अपनी बस्ती में घास फूस, लकड़ी और मिट्टी के बने घरों के अलावा कई गौशालाएं भी बना ली थी। आर्य लोग गांव में रहने वाले किसानों को पड़ी नाम से पुकारते थे। आर्य और पड़ियों के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती। आर्य उनको दस्यु कहा करते थे। यहां पर दो शब्द बच्चों आते हैं, आर्य और पड़ी। कौन कौन से आ रहे हैं? आर्य और पड़ी। इन्हीं दोनों के बीच में अक्सर युद्ध हुआ करते थे। आर्य उनको क्या कहते थे? दस्यु। किनको? पड़ियों को। पड़ियों को ये लोग दस्यु कहते थे। आर्य एवं पड़ी लोग रंग रूप, बनावट, काम धंधे, बोलचाल, रहन सहन में एक दूसरे से बच्चों भिन्न थे। आर्यों के जानवरों की संख्या कम होने पर उनकी संख्या पड़ियों द्वारा इनको चुरा लेने पर होती थी। इस कारण उनमें आपसी संघर्ष होता था, यानी जो युद्ध होता था वह जानवरों के लिए होता था, पशुओं के लिए होता था, न कि धन दौलत के लिए, सोने चांदी के लिए। उस समय जो धन था वह धन जानवरों के रूप में ही माना जाता था, पशु के रूप में पशुधन ही धन कहलाता था। धीरे धीरे आर्यों और पड़ियों के बीच आपस में वस्तुओं का लेन देन शुरू हुआ। पड़ी लोग गेहूं उगाते थे। ये आर्यों को गेहूं देकर उनसे घी, दूध ले जाते थे। धीरे धीरे एक दूसरे के रीति रिवाजों का मेल मिलाप होने लगा। आर्य जौ भी उगाने लगे थे।
आर्यों का मुख्य भोजन दूध से बनी चीजें और जौ की रोटी, मक्खन, फल, सब्जी, छाछ और साग था। ये बच्चों आर्यों का भोजन था। इस तरह से वो अपनी बस्तियों का निर्माण करते और उनका यह रहन सहन माना जाता था। अगली आपकी हेडिंग है बच्चों आर्यों के जन। जन का मतलब होता है व्यक्ति, आदमी। वैदिक काल में कई परिवार मिलकर गोत्र का निर्माण करते हैं और कई गोत्र विष का निर्माण करते हैं। अब यहां समझना है कि गोत्र गोत्र से विष, इसी प्रकार कई विष मिलकर के जन का निर्माण करते, जिसमें देखा जाए तो कई जनों के नाम जैसे पूर्व जन की जानकारी वैदिक साहित्य में मिलती है। यानी सबसे पहले क्या शुरू हुआ, गोत्र, गोत्र से विष और विष से जन। जन जो है अंतिम सीढ़ी थी या अंतिम उसका चरण था। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। वे या तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े या फिर रथ होते थे, इसलिए उनको मुखिया बनाया जाता था। कुछ प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। सभा में समस्या रखी जाती थी, सभी लोग समस्या को मिल करके बच्चों सुलझाते थे। इस तरह से जो ये आर्यों का जन है, इस तरह से पूरा का पूरा पूर्ण होता था। यानी कि गोत्र और गोत्र के बाद विष का निर्माण होता था और विष में बहुत सारे लोग होते थे जो मिलकर के जन का निर्माण करते थे। बहुत सारे जन मिलकर के एक विष, ये क्रम है इसका। आप कह सकते हैं कि गोत्र में बहुत सारे विष और विष में बहुत सारे जन, इस तरह से जो है समाज का निर्माण होता था। अगली बच्चों हमारी हेडिंग है युद्ध और राजा। आर्यों के समय में गाय को महत्व दिया जाता था बच्चों। क्यों गाय को महत्व दिया जाता था? क्योंकि गाय जो है वह दूध देने वाला जानवर था। वो कहीं ना कहीं आर्यों को धन के रूप में जो चीजें चाहिए, अब उस समय धन क्या था? पशुधन था और ये घी वगैरह, दूध वगैरह, ये संपदा मानी जाती थी आर्यों की। तो आर्यों के समय में गाय को महत्व दिया जाने लगा। जन के लोग हमला करके एक दूसरे की गायों को भगा ले जाते थे। यही आर्य जनों के बीच में होने वाले युद्धों का मुख्य कारण था। सब जितने भी आर्य थे, उन आर्यों के बीच में यदि कोई युद्ध होता था तो वो युद्ध होने का कारण पशुधन का हरण था। पशुपालक आर्यों के पास अलग से सेना नहीं थी। युद्ध के समय जन के सभी लोग मिलकर के लड़ने हेतु जाते थे। युद्ध की अगुवाई करने के लिए जन का राजा चुना जाता था। जन को युद्ध में विजय दिलाना राजा का काम होता था। इसके साथ साथ वह कबीले में रहने वालों और उनकी संपत्ति की भी सुरक्षा करता था। उसका पद वंशानुगत नहीं होता था बच्चों। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि जो अभी इस समय परंपरा है कि एक राजा के बाद उसका पुत्र जो है राजपाट संभालता था, वो चीज उस समय नहीं थी बच्चों। वैदिक काल में यानी जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो कालखंड है, इसमें किसी एक व्यक्ति को सभी जन मिल करके मुखिया बनाते थे जो उन सब में योग्य होता था। इस तरह से उसके ऊपर उसकी योग्यता के आधार पर ही उसको सारा कार्य दिया जाता था और वह अपने इन कार्यों को बड़ी आसानी से निपटाता था। आगे बात करते हैं बच्चों यज्ञ और वेद की। आर्य लोग प्रारंभ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति पाठ करते थे। बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाता था। यज्ञ
सामूहिक हुआ करते थे, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की सहभागिता भी होती थी। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि उस समय समाज में महिलाओं को सम्माननीय स्थान प्राप्त था। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का स्वसर पाठ करते और इस पाठ को करते हुए आग में घी डालते थे, जिसको हम आहुति कहते हैं। ये मंत्र संस्कृत भाषा में होते, जिन्हें मंत्र या ऋचा कहा जाता। ये मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए, इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं बच्चों। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बाद में रचे गए। सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद। इन वेदों में यज्ञों और मंत्रों का उल्लेख है। वेदों में ईश्वर से प्रार्थना भी किए जाने का वर्णन मिलता है। ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी कि अच्छी वर्षा तथा अच्छी धूप खिले, जिससे फसल अच्छी हो। ऋग्वेद में ही प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो आज भी हिंदू यज्ञों में उच्चारण किया जाता है। कौन सा मंत्र है बच्चों? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ क्या है कि हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो। तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचालित होती रहे। अगला जो हमारा बच्चों शिक्षण बिंदु है वो है राजा का चुनाव। इससे पहले भी हम लोग इसके बारे में जन में पढ़ चुके हैं कि कैसे सभा, विश्व और जन का निर्माण होता था। और इसके पश्चात अब हम मुख्य रूप से देखते हैं कि राजा क्या। जन की एक सभा होती। सभा में सब लोग चुने गए राजा को बधाई देते थे। जन के लोग नए राजा के बनने पर खुश होते थे। वो अपने घर से उसके लिए कुछ भेंट व चढ़ावा लाते थे। कोई 1 घड़ा घी, कोई 2 गायें, कुछ सोने के जेवर आदि भी उनको कहीं न कहीं उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप प्रदान करते। इस तरह राजा के पास काफी भेंट जमा हो जाती थी। ऐसी भेंट या चढ़ावे को आर्य लोग बलि कहते थे। बलि का तात्पर्य बच्चों यहाँ पर यह है, यहाँ पर किसी जीव की हत्या करना बलि नहीं कहलाती है। बलि का मतलब है भेंट प्रदान करना, ताकि राजा इसका जनता के लिए कहीं न कहीं उपयोग कर सके। इस भेंट को राजा कबीले के सभी लोगों में उनकी जरूरत के अनुसार बांट देता था, जिससे कबीले को आपस में जोड़ने में बच्चों मदद मिलती थी। अगला जो हमारा बिंदु है वो है युद्ध के बाद सभा। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। पहले हम इससे पहले के पैटर्न में पढ़ चुके हैं बिंदुओं में कि युद्ध से पहले एक सभा होती थी, किस तरह से राजा का चुनाव किया जाता था, उस राजा का क्या कार्य होता था। अब युद्ध के बाद की सभा देखते हैं कि युद्ध के बाद भी एक सभा होती। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हथियार, सोना, दास, दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांटते थे, बेचते नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास सुरक्षित रखता था। फिर राजन्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता। कुछ गाय, भेड़े, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इससे राजन्यों के पास गाय, घोड़े, हथियार, सोना, दासियों की संख्या ज्यादा हो जाती और वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाते। अगला जो हमारा बच्चों शिक्षा बिंदु है वो है वर्ण व्यवस्था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे: राजा, पुरोहित तथा अन्य जन।
यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वो ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वो क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाए। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण में मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए गए। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था बच्चों कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर ना होकर वंश यानी पिता के कार्य के आधार पर हो गए। ये जो बात आई ये वर्ण व्यवस्था में विकार थी। पहले कर्म के आधार पर वर्ण थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय बीतते हुए एक ऐसा समय आया कि पिता के कार्य को आगे आने वाली पीढ़ी करने लगी और वो कहीं न कहीं परिवार के अंदर या वंश के अंदर धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था अपने आप पनपती चली गई और यहाँ विकार पैदा हो गया। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है बच्चों, अब खेती का महत्व। इससे पहले हमने जाना कि उनका जो धन था वो पशुधन था, लेकिन जब धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ, आर्यों ने जानना शुरू किया, तो एक समय ऐसा आया कि आर्य भी खेती बच्चों करने लगे। पशुपालक आर्य अपनी बढ़ती हुई जरूरतों के लिए सिर्फ युद्ध से प्राप्त संपत्ति पर ही हमेशा निर्भर नहीं रह सकते थे, अतः उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए कृषि पर भी ध्यान देना पड़ा। अब वे गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में फैलने लगे। इन्होंने लोहे के औजारों से जंगलों को काटकर कृषि योग्य बनाया। पशुपालक आर्य पहले केवल जौ ही उगाते थे, अब इन नदियों के किनारे वो गेहूं, दाल, धान, तिलहन आदि अन्य फसलें भी कहीं न कहीं उगाने लगे। धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर होने लगी और अन्य कौशलों के विकास का समय उन्हें मिलने लगा, जिससे वो धातुकर्म, बढ़ईगिरी, हस्तशिल्प, चमड़े का काम, आभूषण, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने लगे, जिससे उनका बच्चों व्यापार भी बढ़ने लगा। यहाँ पर स्लाइड में आप देख रहे हैं जैसे ये किसानी का चित्र है। हमारे गांव घर में अक्सर आप ये सीन देखते होंगे कि बैलों के साथ में हल के द्वारा एक व्यक्ति खेती कर रहा है। यही चीज आपको आर्यों में भी कल्पना करनी होगी कि आर्य इसी तरह से खेती करते थे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य थी, इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा पाता। दूसरी अवस्था गृहस्थ थी, यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। तीसरी और चौथी अवस्थाएं वानप्रस्थ और सन्यास की थी, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। महिलाएं घर में ही रहकर घरेलू कार्यों, संगीत व नृत्य की शिक्षा प्राप्त करती थीं। यद्यप महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं थी, किंतु घर में उनको उचित सम्मान व आदर प्राप्त था। कुछ बिंदु बच्चों और हैं जिनको हमें जानना आवश्यक है। इसी कालखंड में महाकाव्यों की रचना भी हुई। रामायण और महाभारत जो 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रची गई। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। आज भी रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। बच्चों आप लोग गांव में देखते होंगे। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इस महाकाव्य में कुरुवंश के कौरवों और पांडुवंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से दी गई है। इस समय से लौह युग की शुरुआत हो गई। अब जो अस्त्र शस्त्र थे वो लोहे के बनने लगे। वैदिक कालीन संस्कृत भारतीय संस्कृत का आधार बनी, जिसका प्रभाव समाज, धर्म और कला पर आज भी है। वैदिक काल से पूर्व चित्रात्मक लिपि थी। अब ध्वनि के आधार पर अक्षरों का विकास होने लगा। अक्षरों को मिलाकर शब्द और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनने लगे। राजा, पुरोहित, राजमंत्री, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और योद्धा भी होता था। समझिएगा बात को कि जो राजा क्या होता था, वो पुरोहित, राजमंत्री, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और योद्धा भी होता था। वेतन सोना चांदी, अन्न, वस्त्र या पशुधन के रूप में दिया जाता था। बच्चों
आज हमने वैदिक काल, चारे पानी की खोज, आर्यों का भारत में आगमन और फैलाव, आर्यों की भाषा, पशुपालक, आर्यों की बस्ती, आर्यों के जन्म, युद्ध और राजा, यज्ञ और वेद, राजा का चुनाव, युद्ध के बाद जो सभा, वर्ण व्यवस्था, खेती के महत्व को और साथ में कुछ अन्य जानकारियों को आपने आज के इस पाठ में सीखा, समझा और सुना। गृह कार्य बच्चों नोट कर लो। इसमें 7 प्रश्न हैं गृह कार्य में। यहां पर स्लाइड लगाए दे रहा हूं बच्चों, आप देखेंगे जो पहले से लेकर के 5वें प्रश्न तक है, इनको आपको विस्तारित रूप में देना है और 8वां, जो 6वां, 7वां, 8वां प्रश्न है वो आपके भरने, बहुविकल्पी और टिक मारने वाले बच्चों प्रश्न हैं। 6वां प्रश्न जो है उसमें टिप्पणी लिखनी है आपको, इनको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं बच्चों। इस स्लाइड को नोट कर लीजिए बच्चों, जो स्लाइड चल रही है। अगले अध्याय 5 का हम अगले वीडियो में बच्चों अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।